गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जी ललित साहब, मुझे भी बुखार है। गुड इवनिंग एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। चलिए, जितनी हिम्मत होगी उतनी देर तक हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्लोज टेस्ट को पढ़ना शुरू किया था, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस पर हम काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद आगे चीजें लेकर चलना शुरू करते हैं। ठीक है सर, जरा क्वेश्चन पेश किया जाए, फिर चीजों को आगे जोड़ना शुरू करते हैं प्लीज। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लिखे हुए क्वेश्चन को जरा सोल्व करें, फिर मैं आपके साथ मिलकर इसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। जरा क्वेश्चन को सोल्व करें प्लीज। पहले आप लोग एक बार कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर चीजों को मैं समझाने का प्रयास शुरू कर सकता हूं, प्लीज। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड द क्वेश्चन गोज, पहले गिवन ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस लिखे हैं सीन, हर्ड, अनसीन, कॉमन। देखो बच्चों, अनसीन की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का एंटोनिम की तरह काम कर रहा है। इन सभी पहली चॉइसेस में लिखा कॉमन हमारे सामने है, तो कॉमन हम कहते हैं समथिंग विच इज फाउंड एवरीवेयर, एक ऐसी चीज जो सब जगह पाई जाती है, उसे हम कॉमन कहते हैं। सीन जो कि आपके सामने दिखाई देता है, ठीक है। हर्ड जो सुनाई देता है। क्वेश्चन का ऑप्शन 2 कहता है ब्रास, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। बेसिकली ये सभी के सभी जो शब्द लिखे हैं ये मटेरियल नाउन है। नंबर 3 कहता है बोर, मोल, कैविटी, बोर। सबसे पहले ए ऑप्शन का अगर मैं मीनिंग समझूं तो इसका अर्थ होता है मेल पिग। इसका अर्थ होता है मेल पिग। मेल पिग का मतलब आप सभी समझ गए हो। नंबर सी पर लिखा है जो मोल, मोल खच्चर को कहा जाता है भाई, और एक मोल होता है जो तिल होता है गाल पर। कैविटी, कैविटी डिप्रेशन को हम कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं, और बोर जमीन में किया जाने वाला गड्ढा बोर कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है ट्यूब, सेंटर, एज, प्लास्टिक। सभी के सभी नाउन है। फिफ्थ ऑप्शन को देखते हैं दैट, ऑल, ए एन आर्टिकल का यूज है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होने वाला शब्द हुआ। चलिए दोस्तों, गिवन पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। द ब्लैंक फोम कंसिस्ट्स ऑफ अ ब्लैंक ट्यूब विद अ फाइन ब्लैंक. One end of the blank is blown to form blank bulb and the other is closed.
बच्चों लिखे हुए इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से समझे तो इसके अंदर बेसिकली एक थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि किस तरीके से थर्मोमीटर बनता है, और थर्मोमीटर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखने में क्या है वो चीज, थर्मोमीटर का अपीयरेंस क्या है। चलिए अब आंसर फिल करने शुरू करते हैं। द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। द कॉमन फोम, एक ऐसा कॉमन जो हर जगह पाया जाने वाला थर्मोमीटर, उसके बारे में आगे डिस्कशन दिया गया है। कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब, बेसिकली आप सभी के घरों पर थर्मोमीटर होगा, ऑब्जर्व करें उसे, कांच का बना हुआ होता है वो। अ ग्लास ट्यूब, आगे लिखा है विद अ फाइन कैविटी, विद अ फाइन कैविटी, वन एंड ऑफ द ट्यूब, देखो ट्यूब तो पहले ही लिखा हुआ है, उसी ट्यूब का दोबारा से जिक्र होगा। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन टू फॉर्म, आगे लिखा जाना चाहिए अ बल्ब। आप अगर अपने थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे घर पर जो रखा हुआ है तो वो एक बेसिकली कांच का बना हुआ थर्मोमीटर है, ये उसी की कंस्ट्रक्शन बताने का काम है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आप लोगों का कंप्लीट आंसर। चलिए एक अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं, कोशिश करें प्लीज। चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 पर आ जाएं। मैं यही हूं कोपचे में आपके सामने, लुक एट मी। वॉज, इज, बीइंग, बीन, सभी की सभी बी की फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन 2 पर काम करते हैं। लिखा है क्रिएटेड, एम्प्टीड, फिल्ड, थ्रीएटेंड, कोई भी हो सकता है इनमें से शब्द, क्योंकि ये सभी के सभी आपकी सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है। नंबर 3 पर देखेंगे, लिखा है विच, देम, हु, हुम, सभी के सभी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं।
फोर्थ ऑप्शन पोस्चर, पोजीशन, पोज, पोस्टीरियर। यार सबसे पहले तो इस पोस्चर को अगर हम समझें तो पोस्चर बैठने का, चलने का होता है। पोजीशन कोई भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। पोस्टीरियर बाहर का कहा जाता है, जैसे आपका नाक एक पोस्टीरियर ऑर्गन है। आगे अगर लिखा जाए पोज, पोज आप बनाते हैं जब आप अपनी फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाएं, एज, लाइक, देन, अबाउट, सभी के सभी शब्द हैं। फ्राइटन, कैच, ड्राइव, चेज। मोंकीज, ट्री श्रीव्स, ट्री श्रीव एक एनिमल का नाम है। मूल्स, डायनासोर्स। इनसिग्निफिकेंट, कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक हम बोलते हैं उस मोमेंट को, उस काम को, उस पल को जिसका अंत मृत्यु होता है। ठीक है, आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो लिखा है सर्वाइव्ड, डिस्ट्रॉयड, सेपरेटेड, पार्टिसिपेटेड, आउट, ऑन, एट, अवे, सब प्रेपोजिशन है। मैं लिखे हुए इस पैसेज को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ पैसेज कहता है, Just 65 million years ago, our ancestors were the most unprepossessing of mammals, creatures with the size and intelligence of moles or tree shrews. The earth then blank full of awesome nightmarish lizards which blank virtually every ecological niche. Some of blank had very large brains and upright blank and two little front legs, very much blank hands, which they used dexterously to blank small animals for dinner, but then blank did not survive. Sadly, in one blank event, every one of them was blank, and no one knows what wiped blank, the dinosaurs. इस लिखी हुई बातचीत को देखकर ये समझ आ गया है कि शायद यहाँ पर डायनासोर्स के बारे में बातें कही गई हैं और डायनासोर्स के साथ क्या हुआ इस चीज को बताने की बात कही गई है। आज से करीब 65 लाख वर्ष पूर्व की ये घटना है। तो बच्चों अब आंसर बनाने बड़े आसान हो सकते हैं अगर चीजों को देखा और समझा जाए तो। ठीक है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी समझ आती है। जस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो आवर एंसेस्टर्स वर द मोस्ट unprepossessing of mammals, creatures with the size and intelligence of moles or tree shrews. आज से 65 लाख वर्ष पूर्व की बात है। हमारे यहाँ पर मैमल्स होते थे और वो मैमल्स जिनका साइज और इंटेलिजेंस मोल्स बराबर या ट्री श्रीव्स जैसा होता था। द अर्थ देन was full of awesome nightmarish lizards which blank virtually every ecological niche, which filled, जिसका हर कैटेगरी के प्रकृति के इस रूप में देखने को मिलता था, उनकी हर कैटेगरी थी और उनमें से कुछ some of them, THEM, थर्ड के लिए C for China, some of them had very large brains, कुछ के ये डायनासोर्स की बात है। आप लोगों ने वो फिल्में देखी होंगी डायनासोर्स की, अगर जुरासिक पार्क वगैरह, तो जल्दी समझ में आएगी ये चीजें। तो कुछ तो इतने बड़े बड़े उनके ब्रेन्स होते थे एंड अपराइट पोस्चर, खड़े होते थे, एंड टू लिटिल फ्रंट लेग्स वेरी मच लाइक हैंड्स, और ऐसे हाथ होते थे, ऐसे होते थे उनके फ्रंट हाथ जैसे कि इंसानों के हैं। विच दे यूज डिक्सटरसली टू कैच, वो अपने लिए जानवरों को पकड़ते थे फॉर डिनर। बट देन डायनासोर्स इवन एवरीवन, सॉरी मैं लाइन स्किप कर गया, बट देन ब्लैंक डायनासोर्स डिड नॉट सर्वाइव सैडली इन वन, ये आता है पॉइंट 8th, इन वन कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक हम कहते हैं उस पल को, उस मोमेंट को जिस समय सृष्टि खत्म हो जाती है। वन कैटास्ट्रोफिक इवेंट, एवरी वन ऑफ देम वॉज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एंड नो वन नोज व्हाट वाइप्ड आउट, किसने आखिर इन डायनासोर्स को इस सृष्टि से पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये कोई नहीं जानता। ठीक है बच्चों,
चलिए अगली बात से मिल लेते हैं। एक अगला छोटा सा ही सवाल है, पहले आप कोशिश करें, मैं यही हूं कोपचे में, कोशिश करें प्लीज। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं और लिखे हुए ऑप्शंस को मैं पढ़ना चाहूंगा। नैरो, वास्ट, ग्रेट, ब्रॉड। देखो बच्चों, ब्रॉड हम उसे कहते हैं जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डायमेंशंस फैलते हैं। वास्ट का मतलब होता है जो एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंसिव होता है। अराउंड, बिलो, अबव, अक्रॉस सभी प्रेपोजिशन है। गार्डन, पार्क, ओसिस, पोंड। ओसिस बेसिकली एक वो जगह होती है जो मरुस्थल वगैरह में पाई जाती है और बेसिकली चारों ओर रेगिस्तान, बीच में कहीं पर पानी, उसे ओसिस कहते हैं। वांट, लैक, सर्च, शॉर्टेज। हॉर्स, डोंकी, कैमल, कैटल कोई भी हो सकता है। अरेबिया इज अ ब्लैंक सैंडी डेजर्ट एट डे टाइम द सैंड बिकम्स फियरी। फियरी मीन्स गुस्सैल, भड़की हुई, गुस्सा, क्रोध। यानी कि यहां पर सैंड का फियरी होने का मतलब हुआ तूफान आते रहते हैं। देर आर स्प्रिंग्स हेयर एंड देयर ब्लैंक विच ग्रास, फिग, palm trees grow and make a cool shady blank where the Arabs live in easily movable tents. They move from place to place in blank of food. They load the blank and move for miles as if he is the ship of the desert. अब देखो, इस पूरी की पूरी बात में अरेबिया के बारे में बताया गया है। तो अरेबिया के बारे में बताया गया तो कहीं कैमल का जिक्र होगा, कहीं ओसिस का जिक्र होगा, कहीं पानी की कमी बताई गई होगी। ठीक है जी। अब आज बेटे अपने आंसर्स पर मार्क करना शुरू करते हैं। अरेबिया इज अ वास्ट सैंडी डेजर्ट। वास्ट का मतलब चारों ओर फैला हुआ।
ब्रॉड का तो लेंथ और ब्रेड से ही लेना देना है। एट डे टाइम द सैंड बिकम्स फियरी, देयर आर स्प्रिंग्स हेयर एंड देयर। स्प्रिंग्स का मतलब जहां पानी निकलता है, हेयर एंड देयर आगे लिखा हुआ है, तो इसमें हमें लिखना होगा अराउंड विच, अराउंड विच grass, fig, palm trees grow and make a cool shady oasis where the Arabs live in easily movable tents. They move from place to place in search of food. देखो ये तो compound preposition है, बताया गया आपको, in search of food. They load the camel and move for miles as if he is the ship of the desert. ठीक है बच्चों, तो बड़े प्यारे छोटी सी चीज होती है बेसिकली आपके क्लोज टेस्ट में। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक है तो क्लोज टेस्ट कभी गलत नहीं हो सकता। चलो बच्चों ट्राई करो, फटाफट से कोशिश करो, फिर मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, लिखे हुए इस छोटे से क्लोज टेस्ट को मैं सोल्व कराऊंगा आपके साथ मिलकर, और लिखी है चॉइसेस हमारे सामने, सिलेक्टेड, एक्सपेक्टेड, अटेम्प्टेड, डिटेक्टेड। डिटेक्ट हम करते हैं किस चीज को? डिटेक्ट हम करते हैं जो चीज छिपी हुई हो, जिसके अंदर कोई गलती हुई हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। एक्सपेक्ट का मतलब सभी को पता है, एंटीसिपेट करना। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई काम करने की कोशिश करना है, परफॉर्म करना। ऑप्शन 2 कहता है हैज, वॉज, डिड, हैड, सभी की सभी बातें टेंस से संबंधित हैं। नंबर 3 कहता है
एंड, बिकॉज, बट, सिंस, ये सभी के सभी आपके कंजंक्शंस हैं. विल, वॉज, इज, कुड सभी हेल्पिंग वर्ब हैं. इज एंड बी वॉज एक शब्द है एंड कंजंक्शन, बाकी सभी आपकी वर्ब्स हैं. एनीथिंग, ईच थिंग, समथिंग, नथिंग कुछ भी हो सकता है. 4 एट, विद, बाई प्रेपोजिशन. नंबर 8 पर सर हमारी 3 तो प्रेपोजिशन है, ऑप्शन बी कंजंक्शन है. देन प्रिटेंडेड, ऑल्दो, बिहेव्ड कुछ भी हो सकता है. प्रिटेंडेड, बिहेव्ड, लुक्ड, शोड कुछ भी हो सकता है. पहले हम पैसेज पढ़ने की कोशिश करेंगे. हाथॉर्न had not blank this sudden dismissal. He blank thought they would scold him as usual. Blank now he had no job. What blank he to tell to Sophia? Sophia blank Hawthorne's wife. He had not told her blank about his troubles. Blank the office. How was he going to support her blank himself from now on? He walked home slowly. Blank his wife saw him. Blank he miserable. अब अगर ये सारे के सारे छोटे से पैराग्राफ में देखें तो एक इसमें कहानी का हिस्सा बताया गया है. हाथोर्न नाम का एक इंसान है जिससे अचानक से अपने ऑफिस से निकाल दिया गया है. अचानक से अपने ऑफिस से निकाल दिया गया है और उसने सोचा कि यार अब आगे वक्त कैसा कटेगा. उसे अपनी बीवी को भी सपोर्ट करना है, उसके लिए भी बहुत सारे काम करने हैं. वो अपनी बीवी को बताएगा कैसे कि कितनी मुसीबतें उसके चारों ओर घूम रही हैं. अब कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करेगा. घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखती है और वो पहचानती है तो बड़ा दुखी है. चलिए आंसर्स बनाने शुरू करते हैं. हाथॉर्न हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस सडन डिसमिसल. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे अचानक से नौकरी से निकाल दिया जाएगा. ही ब्लैंक थॉट दे वुड स्कोल्ड हिम. उसने सोचा था कि शायद उसके ऑफिस वाले सिर्फ उसे डांटेंगे धमकाएंगे. तो ही हैड थॉट they would scold him as usual, but now on. लेकिन देखो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन की बात है. सोचा था पर ऐसा हुआ नहीं, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्शन में है. he had no job. what आगे लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब में चुननी होगी. तो what could he to tell Sophia. एक मिनट रुको बच्चों, इसमें थोड़ा सा देखना होगा. सॉरी, यहां पर आपको आंसर मार्क करना होगा. व्हाट वॉज ही टू टेल सोफिया. वो सोफिया को क्या कहे. सोफिया वॉज हाउथॉर्न्स वाइफ. ही हैड नॉट टोल्ड हर एनीथिंग. बच्चों हम लोगों ने एडजेक्टिव्स में समझा था जब नेगेटिव वर्ड आता है तो हम एनी की प्रायोरिटी रखते हैं. ही हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट हिज ट्रबल्स. 7th ऑप्शन कहता है एट ऑफिस. प्रेपोजिशन देखो हमने बताया था कि जब हम पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम एट का यूज करते हैं. तो 7th के लिए आपने एट का जिक्र करना है. आगे चलते हैं बच्चों. हाउ वॉज ही गोइंग टू सपोर्ट हर बाई हिमसेल्फ. हम लोगों ने प्रोनाउंस के दौरान ये समझा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ बाई का यूज करते हैं तो बात मीनिंग निकालती है अकेला, अलोन. हाउ वॉज ही गोइंग टू सपोर्ट हर बाई हिमसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑन. ही वॉक्ड होम स्लोली. Then his wife saw him. He looked miserable. सभी आंसर्स अपने एक बार वेरीफाई कर लें. सर फर्स्ट के लिए आपने ऑप्शन मार्क किया एक्सपेक्टेड, सी फॉर चाइना. सेकंड के लिए आपने मार्क किया वॉज, बी फॉर बॉम्बे. थर्ड के लिए आपने मार्क किया बट. और फोर्थ के लिए आपने मार्क किया कुड नहीं, वॉज. फिफ्थ के लिए आपने मार्क किया वॉज. सिक्स के लिए एनीथिंग. 7th के लिए बाई. 8th के लिए आपने मार्क किया, एक मिनट रुको, 8th के लिए मैंने बताया नहीं आपको. हाउ वॉज ही गोइंग टू सपोर्ट हर. हाँ जी हमने बात कर ली शायद 8th के लिए. शायद 8th का आंसर हमने अभी तक मार्क ही नहीं किया है. हाउ वॉज ही गोइंग टू सपोर्ट हर.
फ्रॉम हिमसेल्फ, फ्रॉम नाउ ऑन, नहीं जी फ्रॉम का तो जिक्र नहीं आना चाहिए, ये तो ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे। एट्थ के लिए भी आपको बाई को ही चुनना था, ठीक है, एट्थ के लिए आपको बाई चुनना था, और सेवंथ के लिए एट आपको मार्क करना है। एट्थ में ऑप्शन ही नहीं लिखा, तभी तो मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है। नाइन्थ के लिए आप लोगों ने आंसर मार्क किया देन, और टेंथ के लिए मार्क किया लुक्ड। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। नमस्कार सर, आ जाओ सर।
चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहले लिखी हुई इन चॉइसेस पर फोकस करते हैं। लिखा है क्वालिटीज, क्वालिफाई, फ्रीक्वेंसीज, डिग्रीज। अगर हम इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करें, लो मैं सामने आ जाता हूं, नहीं तो कई सारे बच्चे सोचेंगे कि कहीं सर बेहोश तो नहीं हो गए हैं। आ गया मैं आपके कोपचे में। एक्चुअली आज तबीयत ठीक नहीं, तो मैं सोच रहा था कि बैठकर स्क्रीन पर देकर आपके साथ हर एक चीज को डिस्कस कर लूंगा। हर एक चॉइस को मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूंगा। और चॉइस क्या कहती है, आ जाओ बच्चों, एक एक करके हर एक बात को देखेंगे। लिखा है क्वालिटीज, फ्रीक्वेंसीज, क्वालिफाइड, डिग्रीज। फ्रीक्वेंसीज सभी को पता है, एडवर्ब्स में पढ़ा था, जो रिपीटिशन को बताता है। क्वालिटीज नाउन है, क्वालिफाई एक वर्ब है, डिग्री इंटेंसिटी बताता है। हार्डशिप, स्कॉलरशिप, कोर्टशिप, रिलेशनशिप, ये सभी के सभी जो शिप हैं, बेसिकली ये सभी के सभी शिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रू, ट्रूथफुल, ट्रुथ, ट्रूली, ट्रू की ही ये कोलोकेशंस हैं, ट्रू के ही अलग अलग रूप हैं। ट्रू अपने आप में नाउन है, ट्रू अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ट्रुथ अपने आप में एक नाउन है, ट्रूली एडवर्ब, ट्रूथफुल एडजेक्टिव है। बी फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, सभी के सभी फ्रेंड के ही अलग अलग रूप हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप इन्हें जानते हैं। बी फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली। फियर, अफ्रेड, फ्राइट, फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है डरते हुए, घबराते हुए चलना। सिक्स ऑप्शन कहता है ओपिनियन, डोमिनियन, कंसर्न, सजेशन। डोमिनियन हम कहते हैं वर्चस्व को, ओपिनियन सिर्फ एक विचार है। पॉइंट नंबर सब ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पर हम काम कर रहे थे। लिखा है अप्रूवल, अप्रूवल, अप्रूव, अपीयर, डिसअप्रूवल। ये सभी के सभी हमारे शब्द हैं। आप देखेंगे ए और डी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एट्थ लिखा है हमारे सामने सपोर्ट, सप्रेस। सप्रेस एक बड़ा प्यारा शब्द है। सप्रेस के अगर मीनिंग को हम समझते हैं तो सप्रेस का मीनिंग हमें समझ आता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ समथिंग। कोई चीज बह रही है, कोई चीज निकल रही है, आप उसे हाथ लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये हुआ आपका सप्रेस का मीनिंग। ठीक है, आगे देखने की कोशिश करते हैं। लिखी है एक बातचीत। तो भैया हम लोगों ने आगे समझने की कोशिश की। लिखा है सपोर्ट, सप्रेस, प्रोवाइड, सपोर्टिव। जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी इंसान को किसी खतरे में डाल देना। जेलसी, ह्यूमिलिटी, ओपन माइंडेडनेस। ह्यूमिलिटी होता है किसी की इंसल्ट करना। फ्रेंडशिप, बी फ्रेंड, फ्रेंडली, कोर्टशिप। चलिए अब मैं आपके सामने लिखे इस पैसेज को पढ़ने का काम करूंगा। द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन blank makes friendship a special blank. A blank friend is consistent and honest. A is not to give and honest and does not say things for the sake of getting blank. A friend provides companionship and continuous blank. There is not room for pride blank or rivalry in blank. सारा का सारा ये जो पैसेज लिखा है ये बेसिकली एक फ्रेंडशिप रिलेशन पर लिखा है। अब मैं एक एक चीज की बात करना चाहूंगा। द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल रिलेशनशिप। अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। अ फ्रेंड इज नॉट अ फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट के बाद सिक्स्थ में हम लोगों ने मार्क किया ओपिनियन। And does not say things for the sake of getting approval. A friend provides companionship and continuous support. एट्थ के लिए ए फॉर एप्पल, कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। और आगे हम लोगों को लिखा हुआ नजर आया देर इज नॉट रूम फॉर प्राइड, जेलसी और रिवलरी इन फ्रेंडशिप। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान होता है क्लोज टेस्ट, बस एक बार पढ़ने के तरीके पर फोकस कर लो, एटीट्यूड डेवलप करो। चलो मैं अगले क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, जरा अटेम्प्ट करें।
चलिए दोस्तों अपने आंसर्स पर काम करते हैं। लिखा है वन फाइन मॉर्निंग ब्लैंक, सॉरी मैं पहले ऑप्शंस को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रोवाइडेड ऑप्शंस आर, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गुड, जेंटल, बैड, नाइस। जेंटल हम उसे कहते हैं जिसके अंदर रिस्पेक्ट होती है एक और जो अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता है। ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड, मूव्ड, चेंज, सभी की सभी टर्म है। प्रोटेक्शन, होम, केयर, कस्टडी, कस्टडी लीगल होती है। इफ एंड बिकॉज, थ्रू, सभी के सभी शब्द हैं, कंजंक्शन है बेसिकली, थ्रू नहीं दो। कंडोल, कंडोल हम करते हैं जब किसी की मृत्यु होती है उसको सांत्वना देते हैं, और इसी का सिनोनिम ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है जी, यानी कि ए अगर है तो डी भी करेक्ट हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कटेंगे। एक हर एक ऑप्शन को ही तो ठीक मानेंगे, दोनों ऑप्शन ठीक अगर होंगे तो कोई सेंस नहीं बनती। चलिए लिखे हुए पैसेज को पढ़ना का काम करते हैं। वन फाइन मॉर्निंग अ ब्लैंक मैन नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ द होम फॉर द एज्ड run by nuns. He told the nun in charge that he was blank to Delhi. He wanted to have his servant maid to the blank of the nuns. He assured the nun of sending some money every month blank. She was an orphan. The nun blank her saying that she had got an excellent master. बेसिकली ये कहानी का हिस्सा है जिसके अंदर बताया गया है कि एक सुबह की बात है, कोई इंसान किसी लेडी को ड्रॉप करने आया और बता रहा था कि उसे अब इस जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करना होगा, इसीलिए वो चाहता है। और यही एक छोटी सी कहानी की बात है। एक एक करके अपने आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। One fine morning, a gentleman knocked at the doors of the home for aged run by nuns. He told the nun in charge that as he was transferred to Delhi, he wanted to leave his servant maid to the, तो इसके बाद आप लिखेंगे होम, क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे सेकेंड लाइन में होम का जिक्र किया गया है, तो होम के अकॉर्डिंग ही बात हमने कहनी होगी। ठीक है। He was transferred to Delhi. He wanted to leave his servant maid to the home of the nuns. He assured the nun of sending some money every month. आगे लिखी हुई बातचीत को अगर हम देखने की कोशिश करें तो फोर्थ ऑप्शन कहता है इफ एंड दो बिकॉज, बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन। रीजन बताने की बात है तो फोर्थ के लिए आपने बी फॉर बॉम्बे को चुना, बिकॉज। आगे हम पढ़ते हैं द नन प्रेज्ड, प्रेज्ड हर सेइंग दैट, उसने प्रेज किया है इस बात को कहकर, तो ये तो आपकी तरफ से प्रेज्ड आपका करेक्ट आंसर हुआ। एक और प्यारा सवाल जरा हल करने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस पर हम काम करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने। पहले लिखी चॉइसेस पर काम करते हैं। क्रॉस्ड, लीन्ड, ले, सेट। लीन का मतलब होता है जब किसी चीज पर आप सहारा लगाने की कोशिश करते हैं, सहारा लगाकर बैठते हैं, लेटते हैं। ले का मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में किसी चीज को रखना। डाउन, एट, फ्रो, इनटू, ये सभी की सभी प्रेपोजिशन है बेसिकली। फ्रो, पेंडुलम आप लोगों ने पढ़ा है साइंस में, पेंडुलम का मोमेंटम होता है फ्रो। ठीक है जी, जो चीज लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। फैमिली, नंबर, वॉल्यूम, सेम्बलेंस। जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम बेसिकली आयतन को कहा जाता है। जैसे लिक्विड है, हवा है, ये सब वॉल्यूम का जिक्र करते हैं। फोर्थ पॉइंट पर देखें हम, A1 सिंगल N। पीक, पिट, पाइल, बैंक। जब पाइल की हम बात करते हैं तो पाइल होता है ढेर। पीक पहाड़ी या चट्टान की चोटी होती है, पिट गड्ढा हुआ, और बैंक नदी या समुद्र का हुआ किनारा। अब हम अगर समझने की कोशिश करें पैसेज को, द सन हैड सेट बट देयर वाज स्टिल सम लाइट इन द स्काई। Martin, blank on his elbow, looked through the leaves of the waters of the lake. Close to the shore, he saw a blank of alligators. Alligator होते हैं बेसिकली, इस आप लोग जानते होंगे, घड़ियाल बोलते हैं वैसे से। एलिगेटर एक तरह के क्रोकोडाइल्स ही होते हैं। Floating quietly, one of the creatures, blank, huge one, was lying on a high blank of sand, a few yards from the water. चलिए, अब अगर हम बात करना चाहें आंसर्स की तो चलो देखते हैं। द सन हैड सेट बट देयर वाज स्टिल सम लाइट इन द स्काई। मार्टिन लीन्ड ऑन हिज एल्बो, अपनी एल्बो का सहारा लेकर वो लेटा हुआ है। लुक्ड डाउन थ्रू द लीव्स इन द वाटर्स ऑफ द लेक क्लोज टू द शोर। ही सॉ अ नंबर ऑफ एलिगेटर्स फ्लोटिंग क्वाइटली, क्योंकि भाई जो एलिगेटर्स हैं वो काउंटेबल हैं, इसलिए नंबर का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए हम। वन ऑफ द क्रिएचर्स, अ ह्यूज वन, वाज लाइंग ऑन द हाई पाइल। पाइल हम कहते हैं ढेर को। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस तरीके से अब अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं, और एंड आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे 2 मिनट की बातें कर लेता हूं, बिकॉज आज मुझे भी थोड़ा सा बुखार है। एक बार फिर से सभी को नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्लोज टेस्ट पर अब धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे। और देखो, क्लोज टेस्ट की संख्या तो सीमित हो ही नहीं सकती। व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक सही एटीट्यूड दे सकता हूं, और शायद वो मुझे लगता है मैंने आपको दिया भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि क्लोज टेस्ट के बचे हुए क्वेश्चंस पर काम कर लीजिएगा। कल मैं आप लोगों के साथ मिलकर शुरू करूंगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर। ठीक है जी, कल मैं बात करना शुरू करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर, जो कि PQRS कहलाते हैं, पैराजंबल कहलाते हैं। और इसकी बातचीत के बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोगों का जो मेन स्ट्रीम कोर्स है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज तबीयत ढीली है, आज के लिए मैं इतनी ही बात करूंगा। गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।